हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे वाले नोट प्लेटफॉर्म वंस अगेन, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेट एनईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। आई होप सो कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। रिवीजन कर रहे होंगे और रिवीजन के साथ साथ कंटिन्यू अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अभी फिलहाल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को, एंड प्रोडक्शन में हम लोग डील कर रहे थे फिलहाल थर्ड चैप्टर प्रोडक्शन का, दैट इज आवर मेटल फॉर्मिंग। ये थर्ड चैप्टर है बिकॉज इससे पहले हम लोग दो चैप्टर को डील कर चुके हैं। पहला मेरा था इंजीनियरिंग मटेरियल था, ठीक है, एंड सेकंड चैप्टर हम लोग का क्या था, सेकंड चैप्टर हम लोग का था कास्टिंग। तो कास्टिंग और इंजीनियरिंग मटेरियल हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में सभी का सोल्यूशन आप लोग को मिल चुका है, ठीक है। अभी हम लोग डील कर रहे थे मेटल फॉर्मिंग, और मेटल फॉर्मिंग का ये पार्ट नंबर हो जाएगा हम लोग का 9th, यानी कि आपका 9वां लेक्चर होगा प्रोडक्शन में। और कंप्लीट अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन में तो हो जाएगा ये आपका 37th लेक्चर। तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर है सभी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा तो वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन का ही नहीं, अदर सब्जेक्ट का भी हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो खैर आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, 1 मार्क का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस रोल प्रेशर इन स्ट्रिप। देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कोई भी स्ट्रिप ले लो, कोई वर्कपीस हम लोग ले लेते हैं, वर्कपीस को अगर पतला लेते हैं, स्ट्रिप इसको ले लिया गया, इसको हम लोग रोल के थ्रू पार कराते हैं। रीजन क्या होता है, रोल के थ्रू पार करके, रोल के थ्रू पार करके इसका क्रॉस सेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इसका कुछ अलग मेरा क्रॉस सेक्शन होगा, इस वाले पार्ट जो इसका मेरा कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो क्रॉस सेक्शन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पुलिंग करके, यानी कि टेंसाइल फोर्स करके, या फिर और टेंसाइल फोर्स यहाँ पे हम लोग खींचते हैं, पुल करते हैं। लेकिन रोल पे जो है मेरा प्रेशर फोर्स लगता है। एक तो मेरा दो तरह का फोर्स लगता है, कभी कभी पूछता है। एक लगता है मेरा शेयर फोर्स, यहाँ जो लग रहा है दैट इज योर शेयर फोर्स लग रहा है, एंड यहाँ पे लग रहा है मेरा एक प्रेशर फोर्स लग रहा है। तो एक मेरा लगता है कंप्रेसिव फोर्स, ज़्यादा इसको बोलो, ठीक है। एक मेरा लगता है कंप्रेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और एक मेरा लगता है आपका क्या, शेयर फोर्स लगता है। दो तरह का फोर्स लगता है और यहाँ पे एरिया को रिड्यूस करते हैं हम लोग। बात समझ में आए कि नहीं, ये मेरा काम रहता है ना। अब इसके अलावा और क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर हम लोग अगर करेंगे तो उसको बोलेंगे हॉट वर्किंग टाइप ऑफ। अगर हम लोग बात करेंगे पार कराएंगे, यानी कि ये जो यहाँ पे स्ट्रिप को पार कर रहे हैं रोलर के थ्रू, इसको हम लोग हॉट वर्किंग भी कर सकते हैं और कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हैं। यानी कि एक में हम लोग यूज करते हैं रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर के ऊपर में हम लोग करते हैं, और एक में हम लोग रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर के नीचे में करते हैं। अगर इसमें क्या होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जहाँ पे मेरा जो ग्रेन्स होता है वो मेरा रिफॉर्म होता है, चेंज होता है। तो चेंज होने से क्या हो जाता है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और वो मेरा नया प्रोडक्ट मुझे मिलता है। समझ आया। जैसे यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रेन था, जब ये पार हो गया तो छोटा छोटा ग्रेन मुझे मिला और इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो जब इसका ग्रेन चेंज हुआ तो इसका प्रॉपर्टी भी चेंज होता है, गुण भी चेंज होता है। गुण चेंज होता तो अलग तरह का बिहेवियर मुझे देता है। तो क्या होता है, इससे मेरा प्रॉपर्टी वगैरह इन्हांस हो जाता है, अच्छा मुझे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और वो एक खास टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे मेरा न्यू ग्रेन बनना स्टार्ट होता है, ग्रेन मेरा बनना स्टार्ट होता है। अगर उस टेम्परेचर को ऊपर करेंगे तो हॉट वर्किंग, उस टेम्परेचर के नीचे करेंगे तो उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। अब इस प्रोसेस में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस रोल प्रेशर। अब देखो ये मेरा स्ट्रिप है और स्ट्रिप के ऊपर में लगा रहता है दो तरह का रोलर, कभी यूज़ करते हैं कभी सिंगल भी कर सकते हैं। यहाँ दो दिखाया गया, एक मेरा वर्क रोल है और एक मेरा बैक रोल है। तो यहाँ पे जो वर्क रोल क्यों कहा गया, क्योंकि यही मेन प्रेशर क्रिएट करता है मेरा स्ट्रिप पे, ठीक है। ऊपर वाला क्या, बैक रोल क्या, जो इसको बैक से सपोर्ट करता है और प्रेशर क्रिएट करने के लिए मेरा हेल्प करता है। लेकिन मेरा जो सटा हुआ पार्ट रहता है वो मेरा वर्क रोल रहता है स्ट्रिप से। नाउ यहाँ पे बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस रोल प्रेशर, अगर मुझे रोल प्रेशर को रिड्यूस करना है इन स्ट्रिप पे जो लग रहा है ना प्रेशर, उसको मुझे अगर कम करना है तो हम लोग यहाँ पे बैक टेंशन कैन बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रिप। स्ट्रिप पे हम लोग बैक टेंशन अप्लाई करते हैं। बैक टेंशन से क्या होता है कि मेरा जो स्ट्रिप में प्रेशर रहता है वो कम कर सकते हैं, रोल का भी प्रेशर को कम कर सकते हैं। क्या ये मेरा ट्रू है और फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बिकॉज इन बैक टेंशन को अगर हम लोग अप्लाइड करते हैं टू रिड्यूस द रोल प्रेशर इन स्ट्रिप, इससे मेरा फायदा क्या हो जाता है कि डिक्रीज होता है अमाउंट ऑफ फोर्स इन रोलर लेटरल डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन जो होता है, लेटरल क्या हो जाता है, यानी कि फोर्स पैरेलल टू दी ग्राउंड और वर्कपीस। यानी कि ये मान लो मेरा वर्कपीस इसके जो पैरेलल लगता है इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल, ठीक है। तो क्या हो जाता है मेरा कि फोर्स जो होता है लेटरल डायरेक्शन में उसका अमाउंट जो है घटाते हैं। किसको अप्लाई करके, हम लोग अगर बैक टेंशन लगाते हैं स्ट्रिप पे तो उससे मेरा जो है रोलर का प्रेशर भी घटता है। तो ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फोर्स इन हॉट एक्सट्रूजन इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग कंपोनेंट ऑफ द बिलेट मटेरियल। बिलेट मीन्स यहाँ पे वर्कपीस का बात कर रहा है, कोई भी जो मिलियाबल वर्कपीस होता है उसको हम लोग बिलेट कहते हैं। नाम यहाँ पे बोल रहा कि बताओ जो आपका हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है इस पर मेरा हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो फोर्स रहता है वो मेरा फंक्शन होता है स्ट्रेन हार्डनिंग का। पहली बात ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, रीजन क्यों है कि बिकॉज स्ट्रेन हार्डनिंग हम लोग अप्लाई करते हैं कोल्ड वर्किंग में। कोल्ड वर्किंग मैंने जस्ट कहा था कि एक होता है मेरा कोल्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखो कोल्ड वर्किंग में हम लोग कोल्ड हॉट एक्सट्रूजन भी कोल्ड एक्सट्रूजन भी कर सकते हैं और हॉट एक्सट्रूजन भी कर सकते हैं। और एक होता है मेरा क्या हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग। और चूंकि यहाँ देखो हॉट एक्सट्रूजन का बात किया गया तो हम लोग अगर एक्सट्रूजन का केस लेंगे तो हो जाएगा कोल्ड एक्सट्रूजन, अगर जाए हॉट एक्सट्रूजन। क्या करते हैं दोनों में, अगर मैं चलो यहाँ पे यही ले लेता हूँ कि एक हो जाएगा मेरा कोल्ड एक्सट्रूजन और एक होता है मेरा क्या हॉट एक्सट्रूजन। देखो पहली बात जैसे आएगा हॉट का बात, तो आपको पता है कि हॉट जो है यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा देते हैं, प्रेशर को कम अप्लाई करते हैं। कोल्ड वर्किंग या फिर कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर कम अप्लाई करते हैं, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। समझ रहा है कि नहीं, टेम्परेचर यहाँ पे कम देते हैं क्योंकि कोल्ड है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं। प्रेशर से ही हम लोग उसके ओरिएंटेशन को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, प्रेशर को कम देते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि मेरा अगर बात करेंगे सरफेस फिनिश का, तो कोल्ड वर्किंग में मेरा सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा मिलता है। सरफेस फिनिश क्या मिलता है मेरा, अच्छा मिलता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन है वो पूरी तरह से चेंज नहीं होता है, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट वो रिफॉर्म नहीं हो पाता है। यहाँ पे बस उसके शेप को चेंज करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके उसको शेप को चेंज करते हैं। बट हॉट वर्क में क्या होता है, पूरी तरह से उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है सब्सटेंस का, कोई भी वर्कपीस का, वो पूरी तरह से वो चेंज होता है उसका ओरिएंटेशन, जिसके चलते उसका सरफेस फिनिश उतना मुझे अच्छा नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे वो ओरिएंटेशन होता है चेंज होता है, जैसे इस तरह करके वो पार होता है, रोलर के थ्रू पार होता है। और मान लो यहाँ पे ग्रेन्स मेरा पहले कितना था, इस तरह करके बड़ा बड़ा था, और अब ग्रेन क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, मेरा क्रिस्टल टूट टूट के छोटा छोटा हो गया। तो ऑब्वियसली बात है इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। तो ये सबसे क्या हो जाता है, इसके लेयर में जो है ऑक्साइड लेयर जम जाता है, जिसके चलते सरफेस फिनिश मुझे उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना मुझे कोल्ड वर्किंग या फिर कोल्ड एक्सट्रूजन में मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सरफेस जो होता है ना, यानी कि सरफेस इज कोटेड विथ ऑक्साइड लेयर, जिसके चलते इसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिल पाता है। जबकि सरफेस फिनिश बेटर किस में मिल पाता है, बेटर मुझे मिलता है किस में, इंड कोल्ड वर्किंग में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि इसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं। किसमें, कोल्ड वर्किंग में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं, क्या करके, कोल्ड वर्किंग करके। और कोल्ड वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इसको स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज ड्यू टू, यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग। बात करते क्या होता है सर स्ट्रेन हार्डनिंग, मैंने कहा था कि जब हम लोग स्ट्रेन का अगर अप्लाई करते हैं ना, किसी बॉडी को स्ट्रेन बढ़ाते हैं, यानी कि ये भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन। जब किसी बॉडी में हम लोग डिफॉर्मेशन करते हैं तो डिफॉर्मेशन के चलते वो बॉडी मेरा और हार्ड हो जाता है, उसका हार्डनेस और बढ़ जाता है। अब बोलेंगे सर अगर डिफॉर्मेशन लाएंगे तो बॉडी फ्रैक्चर भी कर सकता है, लेकिन येल्ड पॉइंट के थोड़ा सा ज़्यादा तक अगर हम लोग उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जितना बॉडी मेरा पहले स्ट्रॉन्ग था ना, उससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेन बाउंड्री के चलते। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले मेरा ये ग्रेन से, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि कोल्ड वर्किंग की। कोल्ड वर्किंग के बाद यहाँ पे मेरा ग्रेन हो गया। अब ग्रेन जो ये कन्वर्ट हुआ ना, अब होता क्या है आपको पता, कोई मेटल ही ले लो, और मेटल के अगर हम लोग प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होगा, और हीट के चलते दो जो मॉलिक्यूल्स है, छोटा छोटा जो ग्रेन्स है, वो आपस में चिपक जाता है। तो यहाँ पे चारों तरफ क्या होता है, ग्रेन बाउंड्री जनरेट हो जाता है, यानी हीट के चलते, और ये एक दूसरे से चिपक जाता है। तो ये मेरा था ग्रेन,
और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा क्या है, ग्रेन बाउंड्री है। ग्रेन क्या है मेरा, ये मेरा ग्रेन बाउंड्री है। अब जो ग्रेन बाउंड्री होता है वो ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग होता है देन ग्रेन्स, तो जिसके चलते मेरा मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं, यानी कि हार्डनेस टफनेस को बढ़ाया जाता है क्या करके, स्ट्रेन हार्डनिंग करके। तो स्ट्रेन हार्डनिंग किस में करते हैं हम लोग, कोल्ड वर्किंग में करते हैं, ना कि हम लोग हॉट वर्किंग में करते हैं। तो हॉट एक्सट्रूजन इज अ टाइप ऑफ हॉट वर्किंग प्रोसेस। समझ आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो दोनों में हम लोग लुब्रिकेशन का यूज पड़ता है, ठीक है, हम लोग दोनों में क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। समझ आए, ओके। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी कि यहाँ पे बोला गया था फोर्स इन हॉट एक्सट्रूजन इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, बिल्कुल नहीं। मेरा फोर्सेज जो होता है वो मेरा कोल्ड एक्सट्रूजन में अगर बोलता कि फंक्शन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, तब मेरा सही होता, लेकिन यहाँ पे हॉट एक्सट्रूजन का बात किया गया है, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका हो जाएगा मेरा बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 कहा गया कि एक मैंड्रिल हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी कैसा मेरा, मूविंग मैंड्रिल। तो किस में यूज़ करते हैं, वायर ड्राइंग में, ट्यूब ड्राइंग में, मेटल कटिंग में, या फिर फोर्जिंग में। चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट तरह का मेरा ट्यूब ड्राइंग है। ट्यूब ड्राइंग फ्लोटिंग मेरा मैंड्रिल रहता है, फिक्स मेरा मैंड्रिल रहता है, ट्यूब ड्राइंग के साथ मेरा मूविंग मैंड्रिल रहता है। तो ट्यूब ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग अप्लाई करते हैं, कोई भी एक फिगर को ले लेते हैं, जैसे हम लोग इस फिगर की बात करते हैं, ठीक है, मूविंग मैंड्रिल वाला ही बात करते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं, ऊपर में हम लोग डाया सेट कर देते हैं, ये मेरा डाया है, दोनों तरफ हम लोग डाया लगा दिए, और डाया लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यह हम लोग सपोर्ट इसको यहाँ से देते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और प्रेशर अप्लाई करके हम लोग यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं और यहाँ से पुलिंग करते हैं, पुल करते हैं, मतलब टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, और टेंसाइल फोर्स हम लोग खींच के निकालते हैं, यानी कि ट्यूब में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं मैंड्रिल को, वो मेरा मूविंग मैंड्रिल है। कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे मेरा फिक्स मैंड्रिल का यूज़ करेंगे, कहीं कहीं पे हम लोग फ्लोटिंग मैंड्रिल का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह का इसका टाइप ऑफ ट्यूब प्रोसेस यानी कि ट्यूब ड्राइंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ गटर। देखो इसको कभी कभी गटर कहते हैं, कोई कोई ग्यूटर बोलता है, ठीक है। एक टीचर हम लोग के थे, ठीक है, तो वो पढ़ाते थे हम लोग को हमेशा ग्यूटर कहते थे, तो कभी कभी मेरा आ जाता है ग्यूटर, बट ये गटर भी आप बोलोगे, गटर्स। यहाँ बोला जाए कि गटर जो होता है वो हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है गटर। देखो पहले समझो कि गटर का यूज़ क्या होता है। गटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, देखो गटर यूज़ किया जाता है जहाँ पे जब हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस करते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस के टाइम पे जब हम लोग फिनिश करते हैं ना, ड्यूरिंग फिनिशिंग द मटेरियल, एक्सेस जो मटेरियल मेरा बच जाता है ना, वो मेरा गटर में जाके जमा हो जाता है। जैसे मान लो ये हम लोग फोर्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर तब देखो ऊपर में एक टॉप डाया है, एक बॉटम डाया है, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिंग लाइन है, मतलब ऊपर तरफ एक मेरा टॉप डाया हो गया, बॉटम आपका डाया हो गया, एंड यहाँ पे हम लोग जो भी मटेरियल को लिए हैं, इस मटेरियल को लिए हैं, अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, पूरा वेल्डिंग वगैरह कटिंग वगैरह करके इसके अंदर डाले हैं। अब डालने के बाद इसको जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं या फिर हैमरिंग करते हैं, इसको सेट करके इसके अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे एक्सेस मटेरियल जो है ड्यूरिंग फिनिशिंग, ये मेरा यहाँ के झड़ के गिर जाता है। तो गटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग में। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो है क्लोज डाई फोर्जिंग में यूज़ करते हैं गटर का, लेकिन अगर बात किया जाए ओपन डाई फोर्जिंग में, तो उसमें हम लोग गटर का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, और एक आता है आपका इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग, उसमें भी नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे नहीं लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ यूज़ नहीं करते। जैसे ओपन वाला में, ओपन डाया फोर्जिंग में नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ अगर बात करेगा आपको इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग का अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नो यूज ऑफ गटर, इसमें हम लोग गटर का यूज नहीं करते हैं। अब बोलेंगे गटर क्या है, तो गटर इज प्रोवाइडेड इन फोर्जिंग डाया टू एकोमोडेट द एक्सेस मटेरियल ड्यूरिंग फिनिशिंग, यानी कि फिनिशिंग के टाइम जो एक्सेस मटेरियल हो जाता है, तो बच जाता मटेरियल है, वो मेरा वहाँ पे आके शिफ्ट रह जाता है, वहाँ पे एकोमोडेट हो जाता है। तो ये हो जाता है मेरा गटर का यूज, जहाँ पे यूज़ किया जाता है मेरा जो क्लोज डाई फोर्जिंग होता है ना, वहाँ पे, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, कहीं इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो एक्सेस मटेरियल को रहने के लिए गटर जैसा बनाया जाता है, खाली स्पेस। अधिकतर इसको दिया जाता है टॉप वाले बॉटम में, बट यहाँ पे आपका पार्टिंग लाइन में दिया गया। बेसिकली अधिकतर हम लोग टॉप डाया में यूज़ किया जाता है गटर का। समझ आया, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा हो गया ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 45, कहा गया है ए अनलिंग कॉपर वायर of 25 mm diameter is drawn into a
wire of 5 mm diameter, the average yield stress in this operation if the curve of the material is given, दिया गया आपका इतना स्ट्रेन, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितना मुझे देखने को मिलेगा ट्रू स्ट्रेन। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपसे बता रहा हूँ कैसे ये बनेगा। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपर दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया भाई, एल्यूमिनियम कॉपर को करते हैं जिसका मेरा डायमीटर दिया गया कितना, 25 mm, ठीक है। यानी कि आपका ये हम लोग डायमीटर ले, नॉमिनल डायमीटर लें 25 mm। अब कहा गया ड्रॉन इनटू है वायर ऑफ 5 mm, इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ किस में कर दे रहे हैं, यानी चेंज करके ला रहे हैं हम लोग 5 mm का डायमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं वायर को। पहले मेरा 25 mm का डायमीटर का था वायर, अब हम लोग उसको 5 mm में कन्वर्ट कर दिए। तो बोल रहा था एवरेज यील्ड स्ट्रेस इन द ऑपरेशन इफ दी कर्व मटेरियल इज गिवन बाय दिस मच, तो बोल रहा कि भाई यील्ड स्ट्रेस इसमें कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेन देखने को मुझे मिल रहा है। स्ट्रेन अगर हम लोग निकालेंगे, आपको पता है ट्रू स्ट्रेन अगर यहाँ चाहिए मुझे, ट्रू स्ट्रेन निकालेंगे तो क्या हो जाता है, ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं भाई कि एल एन आपका नॉमिनल कितना था और चेंज कितना हुआ, यानी हम लोग बोल सकते हैं एरिया, तो एल एन एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा नॉट, और नीचे में आ जाएगा मेरा π/4 इंटू डी वन स्क्वायर। π/4 कट गया, यहाँ पे बचेगा एल एन इंटू डी नॉट बाई डी वन का होल स्क्वायर। यहाँ से बचेगा मेरा एल एन इंटू डी नॉट का वैल्यू कितना दिया गया है मेरा, यानी कि नॉमिनल और ओरिजिनल कितना था 25 था, चेंज होकर कितना हो रहा है 5 हो जा रहा है का, यहाँ पे होल स्क्वायर का 5 से कटेगा, यानी कि एल एन आ जाएगा मेरा 5, ठीक है, 5 बचेगा, 5 का होल स्क्वायर यानी कि एल एन आ जाएगा 25। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा लगभग 3.22, तो ये मुझे मिल गया। तो अब यहाँ से जब मिल जाएगा मुझे स्ट्रेन का वैल्यू निकल जाएगा, तब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 315, जो कि मेरा दिया गया था, यहीं पे देखो ये मुझे निकल गया ना। तो स्ट्रेस का वैल्यू दिया गया 315 इंटू जो स्ट्रेन निकल रहा है ना, ट्रू स्ट्रेन और 0.54, तो यहाँ पे बस ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ आ जाएगा 315 3.22 पे पावर 0.54, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा लगभग 592 मेगापास्कल। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, यील्ड स्ट्रेस इन दिस ऑपरेशन, जहाँ पे मुझे दिया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 592 कहीं आंसर दिया गया, ए नंबर में दिया गया है, तो ये मेरा मिल जाएगा इसका आंसर। समझ आया, चलो कुछ नहीं था, ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला था, सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे आपको स्ट्रेस दिया गया था, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस पूछा गया था, यील्ड स्ट्रेस आपको पूछा गया था, अगर हम लोग इतना में इतना चेंज कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे आपको पता है कि भाई चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ हो रहा है, तो हम लोग बस यहाँ पे स्ट्रेन निकाल दिए, और स्ट्रेन निकालने के बाद हम लोग बस यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू पुट कर दिए, और जिससे मेरा यहाँ पे आंसर आ गया, दैट्स इट। तो ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं था, बस 2 नंबर का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे एकदम वैल्यू वाला यानी कि फॉर्मूला बेस्ड ये मेरा क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला के बाद आपको बन जाता है। चलिए, तो आई होप सो क्लास आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखो आप लोग बच्चा लोग शेयर नहीं कर रहे हो, पहली बात, लाइक भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो मोटिवेट नहीं आ रहा। जितना मैं इतना आप देखिएगा, जितने भी प्रीवियस जितना लेक्चर है, ये आपका 37वां लेक्चर हो जाएगा प्रोडक्शन में, राइट, ये आपका प्रोडक्शन में 37वां लेक्चर हो जाएगा, एंड इसके बाद और एक लेक्चर आएगा 38, इसके बाद इसको हम लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है, इसको शट डाउन किया जा रहा है, ये शट डाउन हो जाएगा, लास्ट लेक्चर आएगा आपका 38, इसके बाद और एक आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि आप लोग के लिए वर्थफुल है, अगर वर्थफुल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा इसमें बहुत मेहनत लगता है, पीपीटी क्रिएट करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, और इसके अलावा बहुत सारा एडिटर वगैरह काम करता है, और ये फ्री कॉस्ट में आपके लिए लाया जा रहा है ना। तो आप लोग को अगर हेल्पफुल नहीं हो रहा तो हम लोग नहीं लाएंगे, बिकॉज आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली बात हम लोग मोटिवेट नहीं करता है, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, हम लोग को और मेहनत में अच्छा लगता है, और मन लगा पढ़ाएंगे, ए टू ए कोई भी चीज़ को बताएंगे और डीपली बताएंगे, जितना हो सके सिंप्लीफाई, और जितना भी चीज़ मैं बताया ना, इसको मैं चाहो तो इतना ज़्यादा तोड़ तोड़ के बता दूँ ना कि आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट दिक्कत ये है कि आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स आप लोग को मिलता नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद हम लोग देखते हैं, लाते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।